अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। व्यूअर्स, हमने कोविड-19 सीरीज़ के ऊपर एक टॉक शुरू की थी, जिसके अंदर मैं पहले 2 वीडियोस कर चुका हूँ। पहली वीडियो जो थी वो फ़्लाइट और फ़ाइट रिस्पॉन्स के ऊपर थी और दूसरी वीडियो जो थी वो जनरल अडैप्टेशन सिंड्रोम के बारे में थी। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहें तो यहाँ पर आए लिंक के ऊपर जो है वो क्लिक करें। व्यूअर्स, हमने जो उन वीडियोस के ऊपर बात की थी वो बेसिकली एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था टुवर्ड्स एंजाइटी, टुवर्ड्स किसी भी थ्रेट की तरफ। जब भी एक इंसान परसीव करता है एक थ्रेट को, वो कैसे डील करता है उसके साथ, और बायोलॉजिकली आपके साथ असल में होता क्या है, कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, कैसे आपकी वो जो रिलैक्सेशन स्टेज है, अलार्म स्टेज है, एग्जॉस्शन स्टेज है, रेजिस्टेंस स्टेज है, वो सारी चलती है। और आपकी बॉडी में किस तरह से जो है वो एड्रेनलिन रिलीज़ होती है, कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। आज का जो टॉपिक है वो है स्पेशली मैस साइकोजेनिक इलनेस के ऊपर, जिसको मैस हिस्टीरिया भी कहा जाता है और मैस सोशियोजेनिक इलनेस भी कहा जाता है। सबसे पहले ये एक्सप्लेन करता हूँ कि मैस साइकोजेनिक इलनेस कहते किसे हैं। ये बेसिकली व्हेन यू सी बंच ऑफ पीपल एक्टिंग लाइक अ फूल, ठीक है, विदाउट एनी क्रेडिबल रीज़न, कि कोई रीज़न नहीं है किसी उनके जो है वो अजीबो-गरीब तरह के एक्ट करने के बारे में, लेकिन वो एक ग्रुप है, एक ऐसा ग्रोह है जो कि एक स्पेसिफिक तरह की वबा, र्यूमर को फैला रहा है। और वो र्यूमर जो है वो इस तरह का ख़तरनाक है कि वो जो है वो फैलता है जा रहा है और उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो लोगों के ऊपर नुमायाँ हो रहे हैं। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में ये देखा जाता है कि यूरोप एक ऐसा रीजन है दुनिया का जहाँ पे हर 100 साल के बाद एक पेंडेमिक नमूदार होता है। अच्छा, कई पेंडेमिक्स ने तो इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया कि वो उनकी वजह से जो है वो मिलियंस के अंदर भी लोगों की जानें चली गई। जैसे कि अगर हम स्पेनिश फ्लू की बात करें तो तकरीबन जो है वो 50 मिलियन लोगों की हम बात हुई। लेकिन इससे पहले वाली जो पेंडेमिक्स थे या इसके बाद आने वाले पेंडेमिक्स थे, उनका इवेंचुअल जो डेथ रेट था वो इतना कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसकी वजह से जो लोगों पे इम्पैक्ट हुआ नेगेटिव, वो बहुत ज़्यादा था। और हम ये भी हिस्ट्री के अंदर जाके ये पढ़ते हैं कि यूरोपियंस को एक आदत पड़ गई है हर साल पेंडेमिक को जो है वो क्रिएट करने की, और वो जैसे ही वो क्रिएट होने लगता है तो क्योंकि उनके पास हिस्ट्री मौजूद है जिसके अंदर उनसे आने वाले पहले लोगों ने भी वैसे ही उसको रिस्पांस दिया, तो वो भी वैसे ही रिस्पांस देते हैं उसे। और आपने देखा होगा कि इस कोविड के अंदर भी उन्होंने बिल्कुल वैसा ही रिस्पांस दिया और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पे डेथ रेट भी मिला, और आपको जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ थी, और वो एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग अगर आपने नहीं रखी तो वो फैल रही थी, तो वो फैलती रही। लेकिन अगर हम बात करें मैस हिस्टीरिया की, तो मैस हिस्टीरिया दरअसल एक ऐसी वबा जो कि किसी भी क्रेडिबल रीज़न के बगैर फैलती है और मैसेज में फैल जाती है, मैसेज में उसका हिस्टीरिया फैल जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कहा जाए कि बर्ड फ्लू, या फिर हम बात करते हैं डेंगू की, तो डेंगू जो एक ऐसा इलनेस थी जो कि फैली, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न थी। और अगर आप इस साइंटिफिक रीज़न को फॉलो ना करें तो ज़ाहिर बात है आपको हो जाएगा। आप साइंटिफिक रीज़न को अगर इग्नोर भी कर देते हैं, उसने आपके, क्योंकि वो साइंटिफिक रीज़न उसके पीछे है, उसकी साइंटिफिक रीज़न ये है कि एक मॉस्किटो है जो कि एक स्पेसिफिक जो है वो डेंजरस किस्म का जो है वो डिज़ीज़ बैक्टीरिया कैरी कर रहा है। जब आपको काटता है तो आपको डेंगू का मर्ज़ जो है वो हो जाता है। तो अगर आप इसको इग्नोर भी कर दें आपको हो जाएगा। तो सो अगर ये फैल रही है तो ये मैस हिस्टीरिया नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। जबकि अगर हम बात करते हैं कोविड-19 की, तो कोविड-19 देखेंगे आप कि आपको शुरू से ही नज़र आएगा कि लोगों ने जो है ना वो इसको इस तरह से फैलाया, र्यूमर्स के तहत। किसी ने कोई बात की, किसी ने कोई बात की, किसी ने कहा कि बूढ़े लोग मर रहे हैं, किसी ने कहा बच्चे मर रहे हैं सिर्फ, फिर किसी ने कहा जी अदरक खा लें, वो तो उसके ऊपर वो किसी ने कहा जी सना मक्खी खा लें, किसी ने कहा उसका शरबत पी लें, इसका शरबत पी लें, किसी ने कहा आप ज़्यादा सो जाएं, किसी ने कहा आप गर्म पानी पी लें, किसी ने कहा आप भाप लें। सो ये एक बग़ैर साइंटिफिक रीज़न के जब भी कोई इस तरह का हिस्टीरिया आवाम में फैल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होता है। उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि एक तो उसकी वजूहात किसी को नहीं पता होती कि ये इनिशिएट कैसे हुआ, दूसरा ये कि वो कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है इसके बारे में किसी को नहीं पता होता, उसका इलाज कैसे करना है इसके बारे में किसी को नहीं पता होता। इनफैक्ट यहाँ तक लोगों को नहीं पता होता कि ये जो फ्लू होता है वो कैसे होता है, वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, और सब के सब जो है वो एक खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। और उस खौफ में मुब्तला होने की वजह से
ऑलमोस्ट एक जनरलाइजेबिलिटी हम कह सकते हैं कि लोगों में आ जाती है कि एक ही तरह के इम्पैक्ट्स आप लोगों में देखना शुरू कर देते हैं नेशन वाइज। अगर आप यूएस के लोगों की बात करेंगे तो वो किसी और तरह से इसको डील कर रहे हैं, पाकिस्तानियों की बात करेंगे किसी और तरह से कर रहे हैं, यूरोपियंस की बात करेंगे किसी और तरह से कर रहे हैं। आज हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे कि पाकिस्तानी जो है वो कैसे मैस साइकोजेनिक इलनेस को जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं और कैसे उसके साथ जो है वो डील कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि पाकिस्तानियों ने जितने भी ये थ्रू आउट कोविड-19 रहा है, अभी तक है, अभी भी उसकी एक्सटेंशन फेज़ की तरफ वो जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। तो जो पाकिस्तानी हैं वो क्या करते रहे हैं? वो बेसिकली 2 चीज़ें करते रहे हैं, एक कोपिंग स्ट्रैटेजी और एक डिफेंस मैकेनिज़्म। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोपिंग स्ट्रैटेजी और डिफेंस मैकेनिज़्म होता क्या है और इनमें फ़र्क क्या है। मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो 2 वीडियोज़ अपलोड की हैं जिसके अंदर मैंने 15 फेमस जो पॉपुलर डिफेंस मैकेनिज़्म की टेक्निक्स हैं वो बताई हुई हैं। वो आप जो है वो देख सकते हैं मेरे चैनल लिस्ट के अंदर जाके। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। डिफेंस मैकेनिज़्म ऐसा अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स होता है किसी भी थ्रेट की तरफ जो इंसान देता है किसी भी चीज़ को। जैसे कि अगर उसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसे कोई ऐसा थ्रेट नज़र आ रहा है तो वो 2 काम कर सकता है। लेट्स से एक डिफेंस मैकेनिज़्म ये होता है कि वो डिनाइल में चला जाता है, वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। दूसरा अवॉइडेंस, वो अवॉइड करता है उसको पता है कि ये हो जाएगा लेकिन वो अवॉइड करता है, ठीक है। या तीसरा ये कि वो उस थ्रेट को, जो उसके थ्रेट रिसीव होता है उसको सब्लिमेशन के थ्रू डील करता है अनकॉन्शियसली। मतलब ये कि वो अपनी उसी एंजाइटी को लोअर डाउन करने के लिए कोई ऐसी फिज़िकल एक्सरसाइज करता है जहाँ उसकी एनर्जी वो निकल जाती है। अगर हम बात करते हैं कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ की, कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं किसी भी थ्रेट को इंटेंशनली उसको हैंडल करना, ठीक है। अब उसकी भी कुछ टाइप्स हैं, उसमें भी इंसान क्या करता है, उसमें वो करता ये है कि या तो वो अपने इमोशंस रिलीज़ करता है, जो इमोशंस उसके अंदर बने होते हैं, या फिर वो क्या करता है, वो प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ करता है, मेडिटेट करता है, एक्सरसाइज करता है, या वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करता है कॉन्शियसली। अब आपको फ़र्क समझ आ गया होगा कि डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो अनकॉन्शियसली ट्रिगर होता है और जो कोपिंग स्ट्रैटेजी है वो कॉन्शियसली ट्रिगर होती है। हम लोगों ने डिफेंस मैकेनिज़्म के अंदर अवॉइडेंस भी यूज़ किया, डिनाइल भी यूज़ किया, रैशनलाइजेशन भी यूज़ की, हमने डिस्प्लेसमेंट भी यूज़ की, हमने जो है वो ह्यूमर भी यूज़ किया इसके साथ। कई लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, ठीक है, और अनकॉन्शियसली, और कई लोगों ने कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की। अच्छा, जिन लोगों ने तो कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की उन लोगों ने तो क्या किया कि अपने घर में कोई डिस्ट्रैक्शन का तरीका ढूंढ लिया, क्योंकि ट्रैवलिंग तो वैसे ही बंद थी तो वो कोई बाहर तो आ जा नहीं सकते थे, ठीक है। कई लोगों की जॉब चलेंगी तो उन्होंने उसकी कोपिंग स्ट्रैटेजी ये बनाई कि उन्होंने जो है ना वो अपने इमोशंस रिलीज़ करने शुरू कर दिए। मसलन कि उन्होंने गवर्नमेंट को जो है वो बुरा भला कहना शुरू कर दिया, या उन्होंने जो है ना वो, कई लोगों ने अपने कोपिंग स्ट्रैटेजी यूज़ की, उन्होंने जो है वो इस्लाम की तरफ या अपने रिलीजन की तरफ जो है वो रुख कर लिया और उन्होंने वहाँ पर टाइम स्पेंड किया। तो कई कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ हुई। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो पाकिस्तानियों के ऊपर जो कोविड-19 का इम्पैक्ट था वो इवेंचुअली बहुत बुरा रहा। उसकी वजह ये थी कि हमारा जो कारोबार और जो मईशत थी उसको बड़ा नुकसान हुआ। अब यहाँ पर आती है प्रैक्टिकल सोच, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम इस कोविड-19 की सीरीज़ को बहुत जल्दी रैप अप करें और हम बात करें सॉल्यूशंस की तरफ। ज़्यादातर आपने देखा होगा पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी कि कैसे जनरल अडैप्टेशन सिंड्रोम शुरू होता है और क्या करता है आपके साथ, फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या होती है। अभी आज वाली वीडियो में भी मैंने आपको जो है वो मैस साइकोजेनिक इलनेस के बारे में बताया। लेकिन अब कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ और डिफेंस मैकेनिज़्म के बाद हम चलते हैं इस तरफ के कौन सी कोपिंग स्ट्रैटेजी जो है वो बेहतर हमें अडैप्ट करनी चाहिए थी इस माहौल के अंदर। और अगर अल्लाह ना करे कभी आइंदा भी इस तरह का कोई माहौल पैदा होता है, अल्लाह की तरफ से कोई आफत आती है या कोई आजमाइश आती है, तो हम कैसे अपने आप को जो है वो बचा सकते हैं। देखिए, किसी भी कौम को तब तक प्रॉब्लम नहीं होती जब तक उसकी मईशत जो है वो अपने पैरों पे खड़ी रहती है। इसी तरह आपको कभी भी प्रॉब्लम तब तक नहीं होगी जब तक आप अपने पैरों पे खड़े हैं, आपके पास फाइनेंसेस हैं किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी ज़रूर होती हैं जिनके अंदर पैसा भी काम नहीं आता, लेकिन लेट्स से फॉर द टाइम बीइंग हम ये डिस्कस करते हैं कि सबसे ज़्यादा मौत जो है वो कम हुई है, मईशत का नुकसान ज़्यादा हुआ है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज 20 जुलाई है, तो आप अगर जो डेथ रेट है उसको देखें तो 2.1 फर्टिलिटी रेट है यहाँ पे। मतलब ये कि अगर 1 लाख बंदे को ये कोरोना वायरस हुआ है तो उसमें से जो है वो मैक्सिमम 2000 लोगों की बात हुई हैं। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा नुकसान जो था वो लोगों को मईशत की वजह से हुआ। कुछ उन्होंने जो है वो घर में बैठ के अपना टाइम गुजारा, उनकी जॉब्स लूज़ हो गई। कई जो बच्चे थे जो यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, स्कूल्स में जाते थे, उन्होंने कभी ऐसा
इतना लंबा अरसे तक लॉकडाउन फेस नहीं किया था, तो वो डिप्रेशन और एंजाइटी के फेज़ में चले गए। उनको नहीं पता था कि हम कैसे डील करें इसके साथ। सो अगर हम बात करें स्टेप बाय स्टेप, तो मैं सबसे पहले सॉल्यूशंस के अंदर ये बताऊंगा कि ये इस तरह के मौके जब भी कभी आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ना करे दोबारा आएँ, तो आप पहले तो उनके लिए तैयारी करके रखा करें। और वो तैयारी कैसे करनी ये भी मैं बताता हूँ आपको। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि मौके, आपको आपके ज़िंदगी में ऐसा मौका आ जाता है कि पेंडेमिक आउटब्रेक होता है और आपको घर में रहना पड़ता है, या आपको कोई ऐसा काम करना पड़ता है जिसको आप ओपनली नहीं कर सकते, अपने कारोबार पे नहीं जा सकते, ऑफिस में नहीं बैठ सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बंद है। फॉर एग्जांपल अगर आपका रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट ही बंद है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है। और या आपका शादी हॉल है, तो शादी हॉल तो बंद है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। या आपकी कोई ऐसी पब्लिक प्लेस के ऊपर कोई ऐसा आपका बिजनेस है, वो पब्लिक प्लेस ही बंद है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। सो आप अपने अंदर जो है ना वो डाइवर्सिटी लेकर आएँ, और डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस या जॉब, या फिर जो है वो पैसे कमाने के तरीके के अंदर मैं डाइवर्सिटी लाने के लिए कह रहा हूँ। व्यूअर्स, मैं ये बात जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि मैंने ये बात आपको करने के बाद कोई रास्ता नहीं दिखाना। मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप देखें तो यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर जो लोग होते हैं, वो अगर स्पेसिफिक जॉब्स नहीं कर रहे होते, तो वो कोई भी पेटी जॉब्स कर रहे होते हैं। और क्योंकि उन पेटी जॉब्स के अंदर उनको पैसे इतने मिल रहे होते हैं कि वो अपना घर चला सकें। हमारे यहाँ पर मसला ये है कि पेटी जॉब्स के अंदर भी इतने पैसे नहीं होते कि हम अपना घर चला सकें। जैसे कि पेंडेमिक के अंदर तो मज़दूरी भी बंद है, तो आप मज़दूरी भी नहीं कर सकते। और क्या जो पेटी जॉब्स होती हैं, जैसे होटल पे काम करना, रेस्टोरेंट में काम करना, या फिर कोई भी मज़दूरों वाला काम करना, वो भी नहीं कर सकते। तो इस पेंडेमिक के अंदर वो जॉब्स जो कि आप ऑनलाइन बैठ के कर सकते हैं, उनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड रहा। आप देखेंगे कि जितने भी लोग जो ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, उन लोगों ने इस पेंडेमिक से बहुत फ़ायदा उठाया। जैसे कि हम मिसाल ले लेते हैं अमेज़ॉन की, जैसे हम मिसाल ले लेते हैं नेटफ्लिक्स की, ये सारी ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं। इसी तरह अगर आप बात करते हैं कि आपके पास अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्किल होता, या आपके पास कंटेंट राइटिंग का स्किल होता, या आपके पास कोई टीचिंग करने का स्किल होता, आपके पास कोई 3D डिज़ाइन करने का, मूवी एडिट करने का स्किल होता, या जिस तरह मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैंने थ्रू आउट द पेंडेमिक मेरा काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और अल्लाह का शुक्र था कि मैंने लोगों को सबको ऑनलाइन सेशंस देने शुरू कर दिए। हालांकि मेरा क्लिनिक भी था, लेकिन मेरे पास लोगों ने ऑनलाइन सेशंस लिए। तो मुझे तो इस चीज़ के अंदर अपॉर्चुनिटी नज़र आई, और अपॉर्चुनिटी जिस तरह मुझे नज़र आई, कई लोगों को नज़र आई। जो लोग मास्क बना रहे थे, उन लोगों ने अब इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, और जो लोग फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को सप्लाईज देते थे, उन्होंने मास्क बनाना शुरू कर दिया। कई लोगों ने, जिनके पास मज़दूर नहीं थे, उन्होंने अपने घर वालों को इस काम पे लगाया। ठीक है। कई लोगों ने, मैंने देखा कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए बहुत सारी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए घर से होम शेफ़ का काम शुरू कर दिया, घर से खाना बना के लोगों को डिलीवरी करनी शुरू कर दी। कई लोगों ने ऑनलाइन असाइनमेंट्स लेना शुरू कर दी, ऑनलाइन टीचिंग का जो है वो ट्रेंड बढ़ा। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अडेप्टेबिलिटी। टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप कनेक्ट हों या टेक्नोलॉजी को सीख लें, तो आप कभी भी जो है वो मार नहीं खाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि कई लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू नहीं काम करना चाहते, या उनका एक्यूमेन इतना नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें। तो मैं जब अडेप्टेबिलिटी की बात करता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कमा सकते हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी एड देती है आपको कि आप अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकें और अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकें। लेकिन अगर हम बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल, कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर आर्टिस्टिक स्किल्स थे। ठीक है। मैंने ये देखा कि एक बंदे के अंदर आर्टिस्टिक स्किल थे, उसने जो है वो अपना स्केचेस बना के, उसने पेंटिंग्स बना के सेल की इस पेंडेमिक के अंदर। हालांकि ज़िंदगी में उसने स्केचेस और पेंटिंग जो है वो सिर्फ अपने शौक़ के लिए की थी। ठीक है। कई लोग ऐसे भी थे जिन लोगों को पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन उनको जो स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उन्होंने अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, किल करने के लिए नहीं, मैनेज करने के लिए उन्होंने अपने वो ख्वाहिशात जो ज़िंदगी में उनकी पीछे रह गई थी, उन्होंने उसको पूरा किया। सो ये बहुत हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ थी। मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास कोई काम नहीं है करने को। ठीक है। उनका कंप्लेन करना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी एक ही चीज़ के ऊपर फोकस किया, उस चीज़ के वो स्पेशलिस्ट बन गए, वो उस चीज़ के अंदर बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। लेकिन क्योंकि हालात इस तरह के हैं कि वो अपने बिज़नेस को रन नहीं कर पा रहे और उनके पास कोई और स्किल सेट नहीं है, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई।
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा स्किल नहीं है जो कि आप क्रिएट ना कर सकें, और इसकी कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी वक्त अपने अंदर एक ऐसा स्किल क्रिएट कर सकते हैं जिसको आप आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश करके, अगर फॉर एग्जांपल ये 4 महीने का पेंडेमिक रहा है और लॉकडाउन तकरीबन ओपन हो चुका है, अगर आप इस 4 महीने के अंदर अपने उस स्किल को इन्हांस नहीं कर पाए तो कोई मसला नहीं, आप आज से वो स्किल जो है इन्हांस करना शुरू कर दें, ताकि अगर आइंदा आने वाले वक्त के अंदर कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम आउटब्रेक आता है तो आप उसके लिए रेडी हों। इसी तरह आप अपने बच्चों को भी जो है वो डिफरेंट स्किल्स के लिए तैयार करें, ताकि उनके पास जो है वो करने के लिए कोई एक्टिविटी हो, ना कि सारा दिन वो मोबाइल्स के ऊपर या घर में बैठ के जो है वो टीवी देख के अपना टाइम स्पेंड करें। तो कोपिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर व्यूअर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बात हो सकती है। मैं आई कैन गो ऑन एंड स्पीक अबाउट इट फॉर लाइक 2-3 आवर्स एंड आई कैन टेल सो मैनी आइडियाज़, आई कैन गिव सो मैनी आइडियाज़ कि क्या क्या आइडियाज़ जो है वो आप लोग कर सकते हैं घर में बैठे हुए। एक ऐसा बंदा जो कि एक ऊबर ड्राइवर है फॉर एग्जांपल, और उसकी ऊबर जो है वो अब पेंडेमिक के दौरान नहीं चल रही, तो क्या इसका क्या मतलब है कि वो अपना घर नहीं चला सकता? तो घर ज़ाहिर बात है अगर ऊबर पर डिपेंड करेगा तो नहीं चला सकता। इसका मतलब ये है कि उसको कुछ और करना है, और वो कुछ और जो है वो क्रिएटिव हो सकता है। वो ऐसा ही वो तब भी हो सकता है जब आप अपने ऑप्शंस को ओपन रखते हैं और आप इस फेज़ के लिए तैयार रहते हैं कि यू नो दिस इज़ द टाइम दैट आई हैव टू अर्न बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, बच्चों की जहाँ तक बात करते हैं तो बच्चों के जो बच्चों को फेस करना पड़ा पेंडेमिक के अंदर, क्योंकि हमारे इस वक्त जो जनरेशन है वो बहुत आउटगोइंग है और उसने बहुत ज़्यादा टाइम आउटगोइंग रह के स्पेंड करना सीख लिया है। प्लाजाज में जाना, मॉल्स में जाना, प्ले एरियाज़ में जाना, पार्क्स में जाना, वो नहीं जा सके। तो सेम इज़ द केस विद द किड्स कि आप उनको नए से नए स्किल सिखाएं, और आपको नए से नए स्किल सिखाने के लिए किसी टीचर को घर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, जो क्योंकि आप नहीं बुला सकते हैं। तो यू हैव द इंटरनेट, यू हैव द यूट्यूब। आप उनको नए लैंग्वेजेस सिखाएं, नए उनको तरीके सिखाएं कि कैसे उनके साथ टैक्टिकल गेम्स खेलें, एनालिटिकल गेम्स खेलें। ऑनलाइन सब चीज़ें ऑनलाइन पड़ी हुई हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, और आप बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं जैसे कि जो है वो सोशलाइजेशन के साथ किया जाता है। तो व्यूअर्स, इसके बाद ये भी डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग जो होते हैं वो जनरली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और कुछ लोग होते हैं पेसिमिस्टिक होते हैं। इसका बेसिक फ़र्क ये है, जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वो हर आने वाली सिचुएशन के बारे में बहुत पॉजिटिव और होते हैं और उसका पॉजिटिव रुख देखते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं। पेसिमिस्टिक जो होते हैं वो ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव होते हैं, बट वो दे लेट थिंग्स हैपन द वे दे आर हैपनिंग। वो जैसे हो रही होती है उनको वैसे ही होने देते हैं, उनको चेंज करने की कोशिश नहीं करते। सो आई एम जस्ट टेलिंग पीपल कि आप अगर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं तो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में इवन अगर आपकी जो अचीवमेंट है वो 100% नहीं होती, 50% भी होती है, तो जो उसका जॉय का लेवल होता है, जो आप खुशी आपको रिसीव होती है, वो मोर देन इनफ होती है कि वो आपको फ्यूल कर सके नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए और नेक्स्ट टारगेट के लिए। और जो लोग आप बिलीव करें कि इस पेंडेमिक के आने के बावजूद सर्वाइव करके अच्छे से अपने घर को रन कर रहे हैं, अच्छे से अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, वो जब इस पेंडेमिक के गुजर जाने के बाद खड़े होंगे अपने पैरों के ऊपर, तो दे विल बी वेरी डिफरेंट देन हु दे वर बिफोर। ठीक है, इसीलिए जब भी एक अपॉर्चुनिटी डिज़ास्टर आता है तो डिज़ास्टर में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, और आपने अपने इर्द गिर्द कई लोगों को देखा होगा उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए भी, तो वो अपॉर्चुनिटी आप भी ग्रैब कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ माइंड सेट दैट यू हैव टू कैरी विद यू कि भाई मैंने अपने इस डिज़ास्ट्रस माहौल के अंदर भी जो है वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। और जब आप इन लाइंस के ऊपर सोचते हैं तो स्काई इज़ अ लिमिट, आप कुछ भी सोच के कुछ भी अचीव कर सकते हैं। वट एवर यू थिंक यू कैन डू। ये मैं कोई आपके अंदर एक मोटिवेशनल एलिमेंट नहीं डाल रहा कि जिसका कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आई हैव सीन दिस हैपनिंग टू मैनी पीपल, टू माई सेल्फ एज़ वेल, कि जो चीज़ आप एक दफ़ा सोच लेते हैं और आप कन्विक्शन के साथ उसको करते हैं, वो इवेंचुअली आप अचीव कर लेते हैं। सो टुडेज़ लेक्चर वॉज ऑल अबाउट, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए था, अडेप्टेबिलिटी के लिए था। आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें, अडेप्ट करें नए माहौल को, टेक्नोलॉजी को समझें, उसके साथ साथ अपने आप को ग्रूम करें और अपनी पर्सनालिटी को हर लम्हा हर वक्त ग्रूम करते रहा करें, और नए से नए स्किल्स अपने जो है वो रिडंडेंट लिंक्स बनाते रहा करें, बैकअप लिंक्स बनाते रहा करें कि अगर ज़िंदगी के अंदर कोई भी ऐसा बिज़नेस, चले हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि पेंडेमिक आए या ना आए, अगर नहीं आता और आपके बिज़नेस को किसी भी वजह से शट डाउन होना पड़ जाता है, फॉर एग्जांपल आपका बिज़नेस जो है वो अगेंस्ट द लॉ डिक्लेयर हो जाता है, एक स्टेट पॉलिसी आ जाती है कि ये इस टाइप का बिज़नेस नहीं होगा, तो
उस वक्त आप क्या करेंगे? आपके लिए तो वही पेंडेमिक है। तो फिर आपने अपने आप को अगर फ्लेक्सिबल नहीं रखा होगा या आप स्मार्ट तरीके से अपनी अर्निंग को जो है वो स्मार्ट नहीं करेंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स आपके नहीं होंगे, तो आपको बिल्कुल परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है? और आई होप कि आपको मेरे लेक्चर से फ़ायदा हुआ होगा और आप लोग भी अपने जो है वो बैकअप के तौर पे जो है वो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स बनाने के बारे में ज़रूर सोचेंगे। और आई होप कि जब आप ये इस बारे में सोचें तो आप दिल लगा के सोचेंगे और आप इसको ज़रूर कर भी लेंगे इंशाल्लाह। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।